जरा आगे ले जाते हुए आदिल हसन साहब, अभी अगर आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि टीआरएस 41 सीटों पर आगे है, बीजेपी 29 सीटों पर आगे है और आपकी पार्टी एमआईएम फिलहाल 19 सीटों पर आगे है। अब इस आंकड़े को देख करके आप बताइए मुझे कि टीआरएस को विपक्ष के तौर पर इस वक्त चुनौती कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं या बीजेपी दे रही है? मैम, इनके होम मिनिस्टर साहब, इनके स्टेट, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके जितने भी केंद्र मंत्री हैं, सब आकर सर्जिकल स्ट्राइक, जिन्ना और भाग्यश्री, हैदराबाद, सब आकर एमआईएम पर किए। अब जब नतीजा आ रहा है तो टीआरएस इनसे निकल रहा है। और आपको बतला दे कि अभी तक बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती है और हमारा मेहंदीपट्टनम का सीट जो है वो हमारे पूर्व मेयर माजिद हुसैन साहब ने बीजेपी को 55 वोट से हरा दिया है। 63% वोट आया है और हम 11 सीट पे जीत गए। अभी तक बीजेपी एक भी सीट पे नहीं जीती और 31 सीट पे हम आगे चल रहे हैं। ये लेटेस्ट जानकारी समझिए। बीजेपी का जो पोस्टल बैलेट का जश्न ये पुराना है, 2015 में भी ये जश्न किए थे। इनकी आदत है जश्न मनाने की, क्योंकि बिहार में लोकसभा में आपने रखी अपनी बात, समित में जाऊंगी, इस पर आप रिएक्शन दीजिए अपना। आदिल हसन ये कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार में क्या कहती है बीजेपी, निजाम कल्चर से मुक्ति दिलाएंगे, हैदराबाद का नाम बदल देंगे, और जब नतीजों का दिन है तो आदिल हसन कह रहे हैं कि बात टीआरएस की कर रहे हैं, मतलब हमला बोलेंगे इलेक्शन कैंपेन में एमआईएम पर, और जब नतीजे आएंगे तो बात करेंगे टीआरएस की। नहीं, हम दोनों पे हमला बोलेंगे। हम टीआरएस पे भी हमला बोल रहे थे, वहां डेवलपमेंट को लेकर केसीआर जी का नाम भी ले रहे थे, मगर मतलब केसीआर जी का नाम एक विश्वव्यापी नाम नहीं है, लोगों को पता नहीं है, इसलिए डिस्कशन नहीं होता हिंदी मीडिया में। ओवैसी जी का डिस्कशन होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमने शुरू से ही कहा है कि मुख्य विपक्षी वहां पर तो केसीआर ही थे, वहां पर तो 150 सीट पे वही लड़ रहे थे। तीसरी बात है, इन्होंने बार बार कहा कि हमारे इनके होम मिनिस्टर, देखिए होम मिनिस्टर कोई मेरे होम मिनिस्टर नहीं है नेहा जी। होम मिनिस्टर जो होते हैं वो नेहा जी के भी होम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, और एमआईएम के होम मिनिस्टर कोई पाकिस्तान के होम मिनिस्टर तो नहीं है। भारत के होम मिनिस्टर नहीं, भारत के होम मिनिस्टर आपके होम मिनिस्टर होंगे। ये जो इनके होम मिनिस्टर बोल रहे हैं ना, ये आप आप जो होम मिनिस्टर बनाए हैं क्या होता है? होम मिनिस्टर देश का होता है भैया। ये आपका सुन लीजिए, ये आप जैसा मैं आईएसआईएस का एजेंट नहीं हूँ, सुन लीजिए ये भैया। ये जो पाकिस्तान के पैसे पे पलते हो ना आप लोग, ये जो पाकिस्तान का पैसा पलते हो ना आप लोग, ये कान खोल के सुन लीजिए। जहाँ पर हिंदुस्तान का, अरे हिंदुस्तान का तो होम मिनिस्टर है, वो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर है। बार बार उनको गाली देना बंद करिए। होगा पाकिस्तान का होम मिनिस्टर, आपका होम मिनिस्टर, हम सबके लिए होम मिनिस्टर जो है, होम मिनिस्टर हमारा ही है, पूरे देश का होम मिनिस्टर होता है। आपका होम मिनिस्टर, हमारा होम मिनिस्टर, ये क्या होता है? एक मिनट संबित पात्रा जी, एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं। और ये सब हैदराबाद की जनता को इससे क्या लेना देना? आदिल हसन साहब, ये तो होम मिनिस्टर को अपना नहीं मानते हैं, फिलहाल नहीं जुड़े हैं। संबित, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं एक डिबेट में ओवैसी जी के साथ था जिसमें उन्होंने मोदी जी को अपना प्राइम मिनिस्टर तक मानने से इनकार कर दिया। मैंने जब उनको 2 बार कहा कि आप मोदी जी को प्रधानमंत्री मानिए, तो उन्होंने कहा मोदी जी को मैं अपने मुल्क का वजीर आजम नहीं मानता हूं, प्रधानमंत्री नहीं मानता हूं। आज यहाँ उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं गृह मंत्री को अपना गृह मंत्री नहीं मानता हूं, वो आपके गृह मंत्री है। तो इस विषय में क्या कहना है इनका? कौन है इनके प्रधानमंत्री, कौन है इनके गृह मंत्री? ये क्या, ये जो 2 नेशन थ्योरी जिन्ना का था, और जिन्ना की आर्मी में ये लोग थे, ये रजाकार लोग हैं। ये जो एमआईएम पार्टी है, ये एमआईएम पार्टी तो रजाकारों की पार्टी है, जो हिंदुस्तान में हैदराबाद को मिलवाना नहीं चाहते थे। 17 सितंबर जिसमें मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब हैदराबाद इंडिया में फाइनली मिला 17 सितंबर को, वो भी सरदार पटेल की मेहनत मुशक्कत के कारण, उस दिन रजाकार जो है वो काला दिवस मनाते हैं। ओवैसी जी के दादा, ओवैसी जी के पिता, ओवैसी जी खुद उसे काला दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका मानना है कि आखिरकार हिंदुस्तान में हैदराबाद को नहीं मिलना चाहिए था। वो आज बार बार हमारे गृह मंत्री को कह रहे हैं आप लोगों के गृह मंत्री, आप लोगों के गृह मंत्री। यही दिखाता है कि ये चुनाव महत्वपूर्ण है। डिविजिव एजेंडा जो है उसे समाप्त करना है। जो बातें आप कह रहे हैं, आदिल हसन जैसे ही मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं इन तमाम चीजों के जवाब उनसे लूंगी। पर एक बात बताइए, ऑल इंडिया एमआईएम ये बार बार कह रही है कि जब ये चुनाव हुए और इसका चुनाव प्रचार हुआ तो बीजेपी ने मुद्दे उठाए निजाम कल्चर का, बीजेपी ने कहा हैदराबाद का नाम बदल देंगे, बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की। वही जो निगम के चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो कहाँ चले गए?
देखिए नेहा जी, मैं मानता हूं कि न्यूज़ 18 ने भी और आपने भी अमित शाह जी के जो अंतिम दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दिखाया था और आपने भी देखा होगा। और आदरणीय जेपी नड्डा जी का जो इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें उन्होंने पूरे हैदराबाद को और पूरे तेलंगाना को एड्रेस किया था, वो भी देखा होगा। दोनों भाषण में आप एक भी ऐसा सेंटेंस दिखा दीजिए जो कि उन्होंने किसी प्रकार का डिवीजिव या हिंदू मुस्लिम शब्द भी रखा हो। पूरी तरह से आंकड़ों के साथ फ्लड आया, फ्लड में कितने पैसे जो है केंद्र सरकार ने दिया, 10,000 रुपए प्रति परिवार का जो यहाँ पे वादा किया गया था केटीआर जी द्वारा, केसीआर जी द्वारा, टीआरएस सरकार द्वारा, वो कैसे नहीं दिया गया, केवल केसीआर जी के कार्यकर्ताओं को दिया गया। किस प्रकार वहां 75,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो कहीं ना कहीं अवैध कंस्ट्रक्शन के द्वारा, टीआरएस के लोग और एमआईएम के लोगों के अवैध कंस्ट्रक्शन द्वारा उसके ऊपर मूसी नदी के जो पानी का आवागमन है उसको रोका गया था, जिससे फ्लड हुआ। इन सब विषयों पे अपनी बात, डबल बेडरूम 1,28,000 लोगों को डबल बेडरूम दिया जाएगा, इस वादे के साथ टीआरएस सरकार बनी थी, मगर केवल 1100 डबल बेडरूम दिया गया, जबकि प्रगति भवन जिसमें केसीआर खुद रहते हैं उसमें अनलिमिटेड बेडरूम ऐड किया गया। इन सभी विषयों को हमने अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने खुद आंकड़ों के साथ जनता के बीच में रखा और उसका नतीजा आज हम नतीजों में देख रहे हैं। आपने बताया कि विकास के मुद्दे बराबर चुनाव प्रचार के दौरान उठाए गए। आदिल हसन मेरे साथ जुड़ गए। सबसे पहले तो आदिल, आप सुन रहे होंगे संबित पात्रा को, पहले मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगी। मैम, जैसे कि संबित भाई से पूछिए कि कर्नाटका को फ्लड में पैसा मिला, तेलंगाना को क्यों नहीं मिला। जयपुर में जब राजस्थान में चुनाव होता है तो आईटी हब बनाना चाहते हैं। अभी बिहार में चुनाव हुआ, रविशंकर प्रसाद बिहार में आईटी हब बनाने जा रहे थे। तेलंगाना के बारे में इनको बतला दे, आइकिया जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, आइकिया का ऑफिस यहाँ तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट हुआ। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस है, अमेजॉन की ऑफिस यहाँ दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी बन रही है। यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ अमन है और यहाँ पे बीजेपी नहीं, ये जान लीजिए। और जो ये बाढ़ की बात कर रहे हैं संबित भाई, क्यों नहीं 1 रुपया भी केंद्र सरकार से बचवा दिए। और इनके जो केंद्र गृह राज्य मंत्री साहब यहीं से जीत के गए थे, उनको कोशिश करना चाहिए था। डिजास्टर मैनेजमेंट उन्हीं के अंडर में आता है। और संबित भाई जो बेडरूम की बात कर रहे हैं, तो 15 लाख का भी हम लोग वादा सुने थे। अब की बार महंगाई की मार वो भी सुने थे, पेट्रोल का दाम कहां से कहां हो गया। और ये जो संबित भाई जो अभी पाकिस्तान बोल रहे थे, तो बिरयानी खाने नवाज शरीफ क्या आदिल हसन नहीं गया था, कोई एमआईएम का सिपाही नहीं गया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पाकिस्तान में जाकर जिस मजबूती से हिंदुस्तान का पक्ष लिया था वो पूरी दुनिया ने देखा है। हम अफगानिस्तान से चलकर पाकिस्तान में बिरयानी नहीं खाए, तो संबित भाई को बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, उनको खिलाते हैं हैदराबाद में बिरयानी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने अभी अपनी बातचीत में कहा कि तेलंगाना में सब कुछ हो रहा है अलग अलग जगहों पर क्योंकि तेलंगाना में अमन है, यहाँ बीजेपी नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी जिन 29 सीटों पर अभी आगे चल रही है, तो जिस जनता ने बीजेपी को वोट दिया है या रुझानों में सही बीजेपी उन सीट्स पर फिलहाल आगे है, तो उस जनता को आप क्या कहेंगे? वो जनता तो अपनी पसंद बता रही है ना बीजेपी को। मैम पसंद बता रही है, 2-4 सीट पे आगे चल, रिजल्ट एक भी नहीं आया है। मैम पोस्टल बैलेट ये सब था, एक भी सीट नहीं है। इनका 4-4 एमपी हैं यहाँ से, यहाँ इनके 2 एमएलए 2 हो गए। लेकिन बतलाइए ना केंद्र सरकार से यहाँ क्या मिला। केटीआर साहब ने बताया जितना टैक्स जो है सरकार ने तेलंगाना को क्या दिया, बतलाइए संबित भाई। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। आप आदरणीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, ये क्या है भैया, मतलब किस प्रकार की बात। देखिए आप आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाइए, पूरा पॉइंट वाइज क्या क्या दिया है, बाढ़ में 500 करोड़ कैसे दिए, कहाँ कहाँ खर्च करने के लिए किस प्रकार दिया गया है, कैसे आयुष्मान। देखिए बीच में हम तो आप केटीआर, ये केटीआर कहां से आ गए बीच में? ये तो आपको बोल रहे थे कि आप केटीआर, आपको बोल रहे थे, देखिए फिर बीच में बोलना शुरू हो गए। नहीं, ये बीच में, नेहा जी मैं तो बीच में नहीं बोलता हूँ, ये फिर बीच में बोलता हूँ। मैं इसीलिए मना कर रहा था। नहीं, ये क्या झूठ बोल रहे हैं आप? क्या झूठ बोल रहे हैं भैया, क्या झूठ बोल रहे हैं? ये आपको 19 सीट मिल रही है, हमको 29 सीट है, ये क्या झूठ है? यहाँ पर डिबेट हो रहा है, हमारा बढ़ोतरी हो रहा है, ये झूठ है क्या? आप शांति से बैठिए, आप शांति से बैठिए। नेहा जी मैं लड़ना नहीं चाहता। आदिल हसन जी देखिए आपकी बात ये आदिल हसन से हमारी डिबेट मत कराया हो नहीं सकता। वो बीजेपी से, आप एमआईएम से आपने अपनी बात रखी। अब आप सुनिए संबित पात्रा को, फिर मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है हसन साहब, आप क्लियर कर दीजिएगा, लेकिन सुन लीजिए संबित पात्रा को। जी संबित, देखिए नेहा जी, इन्होंने अभी कहा, मैंने जैसे कहा आदरणीय अमित शाह जी का आप प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाइए जिससे कि आपको आंकड़ों के विषय में पूरा पता चल जाएगा। इन्होंने कहा केटीआर साहब का या केसीआर साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाइए।
भैया आप एमआईएम के हैं, केसीआर साहब और केटीआर साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप तो अभी कह रहे थे कि आप अपोजिशन में हैं। मतलब देखिए, कहीं ना कहीं ये जो इलू इलू की बात अमित शाह जी ने कहा था, आज सिद्ध हो रहा है। ये खुद अपने नेता केटीआर को मानते हैं, केसीआर को मानते हैं। ये जो एक साथ अभी आपने क्यों कहा फिर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाइए? नहीं कहते आप बोलते एमआईएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाइए। आप नो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश सर, डोंट ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश सर, इवन आई नो इंग्लिश। Don't you feel that you are only born in England and you can talk in English, even I can talk in English? English पे ना आपके पास don't you feel that you are an Englishman and you only know English and we are all illiterate sir, don't know English? We also know English sir. Don't नहीं ये लाट साहब छोड़ दीजिए सर। ये आप लाट साहब कम से कम ओएनजीसी का हूँ, आईएएस का डायरेक्टर तो नहीं हूँ आपकी तरह। यू आर आईएएस डायरेक्टर साहब। आपने अपने घर में 4 लोगों को आईएएस का ट्रेनिंग देते हो, देश का देश की गद्दारी करते हो। अरे शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग देश का खाके इस देश में आतंकवाद को बनवाते हो। इस देश में आईएएस के लोगों को लाके अपने कौन रखा है? अरे बताओ, तुमने अपने घर में आईएएस के लोगों को क्यों रखे हुए हो? बताओ। अरे बिरयानी क्यों खाते हो? अरे ये वही आदमी है जिसके घर से 4 आईएएस के लोग पकड़े गए थे, उसको टीवी में बैठाकर हम बुलाते हैं। उसको हम लोग टीवी पे बैठ के महिमा मंडन करते हैं और उसको आप साहेब बुलाते हैं। नेहा जी आप इसको साहेब बुलाते हैं। इसके घर से 4 आईएएस के लोग पकड़े गए थे।